नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों सीटेट जुलाई 2024 में आज हम लेकर आ चुके हैं सामाजिक विज्ञान अर्थात एसएसटी में आपके इतिहास में अध्याय आपका 4 है कि क्या बताती हमें किताबें और कब्रें। ठीक है, और इससे आपके एक क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, तो इस बार भी क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा और बिल्कुल डिटेल में आपको एनसीईआरटी हम कंप्लीट करवा देते हैं ताकि आपका कोई भी डाउट ना रह पाए। ठीक है, और एसएसटी में अगर आप चाहते हैं कि 55+ स्कोर कर पाएँ तो आपको एसएसटी में आपको एनसीईआरटी को कवर करना ही पड़ेगा, तभी आप नंबर को कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सभी जो है इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और सभी स्टूडेंट जो इस क्लास को जो है अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में घंटी को दबा ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में आप सभी जो स्टूडेंट अभी तक हमारे टेलीग्राम से ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं, इसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा, जरूर जुड़िएगा ताकि जितने भी अपडेट या जितने भी इंपॉर्टेंट क्लास चलते हैं सबका जो लिंक है हम आपको टेलीग्राम पर शेयर करते हैं ताकि आपका एक भी क्लास मिस ना होने पाए। ठीक है, तो समय हम यहाँ पर बर्बाद नहीं करेंगे और फटाफट हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन आपको सीटेट एग्जाम में यहाँ से मिल जाते हैं। आपको बताते चले कि ऑलरेडी हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। अगर आपको एसएसटी के सभी क्लासेस देखनी है, जैसे कि भूगोल का देखना है, ठीक है, नागरिक शास्त्र का देखना है या इतिहास का देखना है, तो आप जाकर के देख सकते हैं। सभी का हमने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया है। सीडीपी का भी हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। ठीक है, फिर भी किसी भी स्टूडेंट को कहीं पर भी डाउट होती है बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम आप सभी को पता हो गया कि क्या बताती हमें किताबें और कब्रें, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, आज का सेशन। तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक। अब चलिए इससे क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में पूछा गया, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा कि शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। ये 4 वेद का नाम याद रखिएगा। और इसमें सबसे पुराना जो वेद है वो है आपका ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग आज से जो है 3500 साल पहले हुई थी। आपको यहाँ पर 2 बातें आपको याद रखनी है कि वेद 4 प्रकार के होते हैं, चारों वेद का नाम, और सबसे पुराना वेद कौन सा है आपका ऋग्वेद है, तो इस वेद का नाम आपको याद रखनी है। साथ में आपको क्या यहाँ पे याद रखनी है कि इसकी जो रचना हुआ था आज से जो है लगभग 3500 साल पहले हुआ था। इससे एग्जाम में सीटेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे बात करता है, कहता है कि ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। याद रखिए, इसके डिटेल समझ लीजिएगा आप सभी कि ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। यानी कि जो इसमें ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं लिखी गई है इनको उस भाषा में इसको सूक्त कहा जाता है। ये नाम भी याद रखिएगा। सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया। ठीक, इसका अर्थ भी समझ लीजिएगा कि सूक्त किसे कहेंगे कि जो उसमें प्रार्थनाएं लिखी गई उसी को हम लोग सूक्त कहते हैं, और सूक्त का अर्थ होता है कि अच्छी तरह से बोला गया। आगे इसी में कहता है कि ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, यानी कि जो ये ऋग्वेद में रचनाएं की गई हैं जिनमें कि 3 देवता को महत्वपूर्ण माना गया है, वह है आपके अग्नि, इंद्र और सोम। तो आगे इसमें कहता है कि अग्नि आग के देवता, इंद्र जो है वे युद्ध के देवता हैं, और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। ठीक है, तो आपका जो सोम है वो एक प्रकार का क्या पौधा है जिसे एक खास पेय यानी कि पीने के योग्य बनाया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ती इसी में कहता है, पैराग्राफ चेंज होती है। कहता है कि वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत, ये याद रखिएगा, ये सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ऋग्वेद की जो भाषा है वो क्या है आपकी प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ये यहाँ पर आपको नोट कर लेनी पॉइंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर हम जोर देकर आप सभी को बताते हैं उसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इसी पैराग्राफ से ही क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। जो जितने भी एनसीईआरटी आपको 6 to 8 हम कंप्लीट करवाते हैं, इसी में से आप जुलाई में जो एग्जाम होगा सीटेट का तो देखेंगे तो आपको इसी पैराग्राफ से ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो गलत करके ही आ जाते हैं। ठीक है, तो समझे रहेंगे तभी चीज़ें आपके लिए आसान होगी। ठीक है, तो ऋग्वेद की जो भाषा है वो प्राग संस्कृत या उसी को हम वैदिक संस्कृत भी कहेंगे। आगे कहता है, ठीक है, और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये पैराग्राफ समाप्त होता है। कुछ इसमें थोड़ा सा आपको नोट पॉइंट है ये समझ लेनी है
कि संस्कृत और अन्य भाषाएं कैसे आई उसको हम लोग देख लेते हैं। कहता है कि संस्कृत भाषा जो है वो भारोपीय यानी कि भारतीय यूरोप भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं जिसमें कि असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। इन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में इनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं जैसे मातृ संस्कृत में, ठीक है, संस्कृत में मातृ कहते हैं और हिंदी में मातृ को हम लोग क्या बोलते हैं, माँ बोलते हैं या माता बोलते हैं, और अंग्रेजी में इसी शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं, मदर बोलते हैं। तो ये तीनों शब्द आप देखेंगे तो क्या है, मिलता जुलता शब्द है। तो हम कह सकते हैं कि सभी भाषाएं जो हैं एक ही परिवार की हिस्सा हैं, यानी कि संस्कृत से ही आई हुई हैं। ठीक है, आगे इसी में कहा है कि उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई है। नाम याद रखिएगा। ठीक, इतने आपको समझ लेना है, बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे कहता है कि हम जिन किताबों को पढ़ते वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। ठीक है, रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल में पूरा हुआ या 200 साल पहले हुआ। ठीक, अब आगे ध्यान सुनिएगा, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो ध्यान सुनिएगा कि इतिहासकार जो है वो ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ठीक, यानी जो हमारे इतिहासकार हैं वो ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, तो आइए हम लोग जानते हैं। इसमें कहता है इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। आगे इसी में कहता है कि ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियां, जिसमें कि आपका एक नाम आ जाता है ब्यास और सतलुज का, ठीक है, के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऋग्वेद के कुछ सूक्त यानी वार्तालाप के रूप में हम लोग देखते हैं। तो इसमें कहा गया कि विश्वामित्र नाम का एक ऋषि है और देवियों के रूप में पूजित दो नदियां हैं। ठीक है, दो नदियां हैं जो कि देवियों के रूप में क्या है, पूजनीय है, जिसमें एक ब्यास और दूसरा है हमारे सतलुज। इनके बीच में एक संवाद हुआ था। संवाद में से क्या होता है कि बात हुआ था आपस में। ठीक है, और ये एक सूक्त का अंश है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप ये चीज़ आप यहाँ देख पा रहे हैं, जो सूक्त जो संवाद हुआ था वो यहाँ पर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल में हमें यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, आगे इसमें एक नोट पॉइंट ध्यान समझ लीजिए। कहता है कि ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना इसमें आपको ये मिल जाता है देखने के लिए, जो कि एक भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी हुई एक पांडुलिपि है। कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पूरे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित रखा गया, जिसका फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, और ये विश्वामित्र और नदियाँ, यानी जो विश्वामित्र जो ऋषि थे और नदियाँ, जो दो नाम हमने आपको बताए थे, दो जो देवी के नाम थे, उनके बारे में एक संवाद हुआ था, यानी कि उनके बारे में एक बातचीत हुआ था, वो यहाँ पर दर्शाया गया। तो आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, और हमें आगे बढ़ते हैं और कुछ और आपको हम बताते हैं। अब ध्यान रखिएगा कुछ नोट पॉइंट। यहाँ पर अगला हेडिंग आपका आ जाता है कि मवेशी, घोड़े और रथ। तो मवेशी या मवेशियों के बारे में मैंने ऑलरेडी पिछले क्लास में मैंने बता दिया था कि मवेशी किसे कहते हैं, यानी कि जैसे कि किसी भी पशु पक्षी का जो झुंड होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मवेशी, या फिर हम कह सकते हैं जो पालतू जानवर का झुंड होता है उसे भी हम लोग मवेशी के नाम से ही पुकारते हैं। ठीक है, अब ध्यान सुनिए। कहता है कि ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों यानी खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों की लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हो या जहाँ पर
जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों का उपजाया जा सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं जो उपजाऊ जमीन थी उसके लिए भी लड़ाइयाँ होती थी। ठीक, कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। ये ऋग्वेद में आपके दर्शाया गया है। ठीक है, अनेक प्रार्थनाएं में कुछ ऐसे ही स्थिति यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक, आगे कहता है कि युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग जो सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहितों को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों को भी आहुति दी जाती थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। कहता है कि अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह और मशविरा करते थे, यानी आपस में बातचीत करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो, यानी कि एक तरीके जैसे राजा होता है तो राजा के बारे में हम लोग यही जानते हैं, कोई एक बहादुर होगा और एक कुशल योद्धा होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर जो उस सरदार को चुनते थे। ठीक, और ये जो हमने आपको बातें बताई, ये बातें आपको मिलेगा किसमें, ऋग्वेद की कुछ मोटे मोटे चीज़ें इसमें दर्शाई गई कि क्या ऋग्वेद में क्या इसमें वर्णन किया गया था, और इसमें जो भी लड़ाइयाँ होती थी उसमें जो भी उसमें क्या कह सकते हैं कि देवी देवताओं के लिए भी यहाँ पर जो है पूजा पाठ किया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा पॉइंट आ जाता है कि लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। आइए इसके बारे में लोग जानते हैं। कहता है कि लोगों का वर्गीकरण जो हुआ वो काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। यानी कि दोस्तों अगर हम बात करें कि जो पब्लिक थे, जो लोग थे, लोगों को कैसे बंटवारा किया गया था, तो ये देख सकते हैं कि जो लोगों को बंटवारा किया गया था उनके काम के आधार पर किया गया था, भाषा, परिवार या समुदाय के आधार पर किया गया था, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर इन लोगों को आपस में क्या किया गया था, वर्गीकरण किया गया था, यानी कि बांटा गया था। आगे बात करते, कहता है ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। कहता है कि ऐसे दो समूह जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। अब ध्यान सुनिएगा, कहता है कि पुरोहित, शब्द याद रखिएगा, कहता है पुरोहित जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग कौन थे भाई, राजा थे। यहाँ पर दो समुदाय या दो समूह को अलग किया गया है। जैसे एक पुरोहित में आपके क्या आ जाते थे, ब्राह्मण जिनका कार्य होता था भाई यज्ञ करना, अनुष्ठान करना, यानी कि पूजा पाठ करना, और दूसरे लोग में आपके आ जाते थे राजा। ठीक, कहता है ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में आप कहता है बाद में पढ़ेंगे। आगे कहता है कि ये न तो बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। अभी जस्ट हमने आपको पिछले पैराग्राफ में आपको समझाया कि इसमें राजा का मतलब वो होता था कि जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सरदार। ठीक है, तो सरदार को आप राजा कह सकते, सरदार उन्हीं को चुनते थे जो एक बहादुर कुशल योद्धा होते थे। ठीक है, और ऐसा नहीं होता था उनके पास बहुत बड़े महल होते थे या फिर उनके पास सेनाएं होती थी, ऐसा कुछ नहीं होता था। या फिर ऐसा भी नहीं था कि उनका ही बेटा जो है आगे चल के राजा अर्थात सरदार बने, ऐसा भी वहाँ पर नहीं होता। एक कुशल बहादुर और कुशल योद्धा को ही वहाँ पर सरदार चुनते थे, ऐसा ऋग्वेद में वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे ध्यान समझिएगा। कहता है अगले पैराग्राफ में, कहता है कि जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्द का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिनका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है, और दूसरा था विष, जैसे विष जिससे वैश्य शब्द यहाँ पर निकला हुआ है। आगे इसी में कहता है कि ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरु जन या विष या भरत जन या विष या यदु जन या विष जैसे कई उल्लेख आपको मिलते हैं। आगे आप पढ़ेंगे, चीज़ें आप समझेंगे। ठीक है, अब इस वाले पैराग्राफ में ध्यान समझिए। कहता है कि जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। ठीक है, दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में
दास यानी स्त्रीलिंग में दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया, जो कि आप सुनते आ रहे होंगे। ठीक है, आगे कहता है दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था, उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। ठीक है, जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। यानी कि आप जान ही रहे गुलाम शब्द किसके लिए यूज होता है, तो वहाँ पर दास या दासी शब्द का यूज होता है, स्त्रीलिंग के लिए यहाँ पर दासी शब्द का यूज हुआ था। ठीक है, आगे कहता है कि जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। ठीक है, तो अब जैसे कि अगर हम यूँ कहें तो पृथ्वी बहुत ही लंबी चौड़ी है, तो ये जहाँ पर ये रचना हुई, यानी कि जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हुई, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों में भी विकास साथ में होता रहा। ठीक, आगे कहता है, हेडिंग आ जाती है कि खामोश प्रहरी, यानी कि कहानी महापाषाणों की। आइए कुछ इसमें हम लोग देख लेते हैं। कहता है कि ये विशाल खंड महापाषाण, जिसमें कि यानी कि बड़ा, पाषाण मीन्स क्या होता है आपका पत्थर, नाम से जाने जाते थे। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। तो दक्कन का पठार आपने नाम सुना होगा, वो एरिया आप देख लीजिएगा मैप में। दक्षिण भारत को आप जानते ही हैं। ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत आप देख ही रहे हैं और कश्मीर आप देख ही रहे हैं, तो में प्रचलित ये व्यवस्थाएं थी। ठीक है, आगे इसी में कहता है कि कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पूरा स्थल आप मानचित्र आप 2 में देख सकते हैं। ठीक है, कहता महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते थे, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते थे। अब पाषाण आप देख रहे, पाषाण मीन्स होता है पत्थर, वो पत्थर के लिए बोल रहा है कि पत्थर कभी आपको जमीन के ऊपर भी दिख जाते थे और कभी जो है आपके जमीन के नीचे भी होते थे। ठीक है, और ये चित्र आप भाई यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अगर आप देख रहे हैं तो ये चित्र आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, आगे इसी में कह रहा है कि कई बार पूरा तत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये देख सकते हैं, ये गोला गोला पत्थर आपको मिला हुआ है। ठीक, आगे इसी में कहता है कि महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। ठीक है, और इसमें कहता है हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उसमें आपका क्या था, गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना, ये सब इसमें आ जाते हैं आपके। ठीक है, आगे इसी में कहता है कि इन सब कब्रों में कुछ समानताएं भी हैं, जिसमें कि आप देख पाते हैं कि सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। उन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन जैसे कि ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे इसी में कहता है कि क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहता है इसमें कि महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान, आप बाईं तरफ आप देख पा रहे होंगे, ये सामान जो है ये लोहे का मिला हुआ है। ठीक है, बाईं और घोड़े के लिए सामान, नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ी और नीचे एक आपके कटार भी आप देख पा रहे होंगे, ये देख पा रहे होंगे। ठीक है, और एक ये देख सकते हैं, ये आपका क्या है, एक कटार ये बनाया गया है। आप ये सभी जो सामान आप औजार देख रहे हैं ये आपके क्या है, लोहे के हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। आइए हम लोग देखते हैं। तो कहता है कि पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, आगे इसी में कहता है कि यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है।
कुछ लोग अमीर थे, जो कुछ लोग गरीब थे, कुछ लोग सरदार थे, तो दूसरी अनुयायी। अब हम कह सकते हैं इसमें कहा गया है कि कुछ ऐसे कब्र मिले जहाँ पर कि एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए थे, और कुछ व्यक्ति के ऐसे भी कंकाल मिले जहाँ पर मिट्टी के बर्तन पाए गए। तो हम कह सकते हैं कि पहले से ही मानव में क्या थे, आपके उसमें भी क्या बंटवारा हुआ था, यानी कि कुछ ऐसे अमीर व्यक्ति थे जो उनको दफनाने में यहाँ पर सोने चांदी यानी कि मन के दफनाए गए थे, जो गरीब व्यक्ति थे उनके साथ जो है यहाँ पर मिट्टी के बर्तन दफनाए गए थे। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि पहले भी लोगों के बीच भिन्नता थी। आगे कहता है क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी। आइए देखते हैं इसमें क्या कहता है। कहता है कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान जो है चिन्हों का काम करते हैं। यहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शव को दफनाने या दोबारा आ सकते थे। ठीक है, हम कह सकते हैं कुछ ऐसे भी खास परिवार हुआ करते थे पहले के, जैसे कि पूर्वज, जैसे कि खानदान में जो भी मरते थे एक ही जगह पर दफनाते थे। तो ऐसे भी चीज़ें यहाँ पर मिली हैं। एक ये हेडिंग ये इम्पोर्टेंट है सीटेट के लिए, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा और ये नाम याद रखिएगा, इनाम गांव, ये शब्द याद रखिएगा, ये नाम याद रखिए। इससे क्वेश्चन आपके मिले हैं सीटेट एग्जाम में, आपके पूछा गया है। ठीक है, सीटेट एग्जाम में पूछा गया तो याद रखिएगा इनाम गांव। आइए इसके बारे में कुछ हम लोग जानते हैं। कहता है इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। देखते हैं भाई क्या है। कहता है कि मानचित्र 2 में देखो आप। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमने ये आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं, जो हमने आपको चैप्टर नंबर 2 कराया था कि आखिर खाद्य संग्राहक से भोजन तक उत्पादन, उसमें हमने इस पृष्ठ को बहुत ही अच्छे से जो ये मैप था, ठीक है, कि कुछ महत्वपूर्ण पूरा स्थल जो था वो उसके बारे में हमने मैप में दर्शाया और बताया भी था। तो उस वीडियो को आप लोग देख लेंगे तो आपका डाउट जो है आपका क्लियर हो जाएगा। वीडियो आपको मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट में, तो आप देख पाएंगे। ठीक है, तो कहता है कि यह भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना पानी हो दफनाए गए हैं, शव के पास रख दिए जाते थे। ठीक है, आगे इसी में कहता है एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर जो है गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे। जो ये मिला हुआ है, ये बात किसकी हो रही है? इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र के बारे में बात हो रही है। ठीक है, चलिए एक बात यहाँ पे याद रखिएगा कि क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। आइए 1 मिनट में आपको हम यहाँ पर भी समझा देते। कहता है कि छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्चे के कंकाल के बीच कोई बड़ी फर्क नहीं होता है। ठीक है, आगे कहता है क्या हम यह पता लगा सकते हैं कंकाल किसी पुरुष या स्त्री का है। तो कहता है कभी कभी लोग जो है कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते हैं। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे पहले के। ठीक है, कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका हम कह सकते हैं कि अस्थियों की जांच है। चूँकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कुल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं बायोलॉजिक तरीके से हम समझ सकते थे। आगे इसमें कहता है कि ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। कहता है आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। वे कहते हैं कि पुरुष के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं।
यह आधुनिक शरीर की रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। तो कुछ इस तरीके से इसे हम यहाँ पर पता कर सकते हैं, लेकिन जो इस समय अगर बेहतर इसको अलग से पहचानने के लिए तो आधुनिक अध्ययन जो है उसके आधार पर हम सही समझ सकते हैं। बाकी अंदाज़ा लगाने का कोई विशेष कारण, विशेष कोई तरीका नहीं जिससे हम ये क्लियर कर पाएँ कि जो कंकाल पहले का मिला है वो पुरुष या स्त्री का है। ठीक है, चलिए इनाम गांव के बारे में हमने एक पुरुष के बारे में आपको बताया। ठीक है, एक विशिष्ट पुरुष की कब्र के बारे में हमने आपको बताया। और एक बात जान लीजिए कि इनाम गांव के लोगों के क्या काम धंधे थे, ये सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इससे तो ये नाम याद रखिएगा, इनाम गांव। चलिए ध्यान समझिएगा, कहता है इनाम गांव के लोग के क्या काम धंधे थे। सिंपल सा 1 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। कहता है इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। ठीक है, आगे कहता है कि कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियाँ एकत्र की जाती थी। तो ये रहा दोस्तों आपके इनाम गांव के लोगों के काम धंधे, यानी कि ये खेती भी करते थे, पशुपालन भी करते थे और इनके पास जो है कुछ ऐसे भी पेड़ थी जिससे कि वह क्या थे, खाते भी थे। जैसे कि आपका बेर हो गया, आंवला का पेड़ हो गया, जामुन, खजूर और कई तरह के रस भरियाँ जैसे पेड़ यहाँ पर एकत्र भी थी। ठीक है, तो आपको इनाम गांव के बारे में भी पता हो गया, उनके काम धंधे के बारे में भी आपको पता हो गया। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास और अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर इससे क्वेश्चन बनेंगे तो उम्मीद है कि आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और हाँ, आप सभी जो है क्वेश्चन आप जो भी सीटेट का ध्यान सुनेगा, 2 ही काम अगर हम बात कर लेते हैं एसएसटी के, तो एसएसटी के लिए सभी बच्चे ध्यान सुन लीजिएगा आप सभी कि आपको 2 ही काम करनी है। पहले तो 6 to 8, ठीक है, 6 to 8 जो है आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है, हर हाल में करनी ही करनी है। ठीक है, ये कंप्लीट करनी है। और आपको है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी कि PYQ आपको सॉल्व करनी है। और ये कितना करनी है आपको, सन 2011 से लेकर के 2024 जो जनवरी के एग्जाम हो वहाँ तक का आपके पास पेपर होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो एनसीईआरटी से अगर आप कंप्लीट करेंगे तो टोटल 40 अंक के क्वेश्चन जो है 40 अंक के क्वेश्चन आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और रह जाएगा आपका 20 क्वेश्चन। ठीक है, और 20 क्वेश्चन आप कहाँ से कंप्लीट करेंगे, आप जो है शिक्षण शास्त्र यानी एसएससी का जो शिक्षण शास्त्र है यानी कि पेडागॉजी है जो है आपका, ठीक है, उससे आप कंप्लीट करेंगे। तो पेडागॉजी से अब बहुत जल्द हम एक वीडियो लेकर के आ रहे हैं टैग वर्ड का। ठीक है, टैग वर्ड का वो आपको कंप्लीट कर लेनी, उससे आपको इतना मदद मिलेगा कि अगर आप समझ गए चीज़ें अच्छे समझ गए तो आप मान के चलिएगा कि 40 से 50% काम तो आपका उसी से बन जाने हैं। ठीक है, और थोड़ा और आप मेहनत करेंगे तो आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ महत्वपूर्ण तिथि आप याद रख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है सीटेट में कि वेदों की रचना का जो आरंभ है वो आपका लगभग आज से 3500 साल पहले हुआ था। कहता है महापाषाणों के निर्माण की जो शुरुआत हुआ था वो लगभग आज से 3000 साल पहले हुआ था। ठीक है, इनाम गांव में कृषकों का जो निवास था वो आपका 3600 से 2700 साल पहले हुआ था, याद रखिएगा इनाम गांव के बारे में। और चरक जो थे वो लगभग 2000 साल पहले थे। ठीक है, अभी चरक के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक, ये नाम याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा गया और ये क्वेश्चन अगर पूछेगा तो डायरेक्ट आपसे पूछेगा, आप देखेंगे तो आंसर आप कर पाएंगे। ठीक, तो उम्मीद है कि आज का क्लास आप सभी को अच्छे समझ में आ गया हो। फिर भी किसी भी स्टूडेंट को कहीं पर भी आपको इस एसएसटी में डाउट आती है बिल्कुल कमेंट ज़रूर करिएगा, या आपको कहीं पर भी आपको सीटेट एग्जाम में तैयारी करने में कोई भी सिलेबस में समझने में कहीं भी कठिनाई आती है बिल्कुल कमेंट करिएगा, क्योंकि सीटेट का सिलेबस इतना आसान है कि एक बार आप समझ लिए
तो आप जो एक ही बार में सीटेट क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलते चलते एक बार आप सभी जो है इस क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सभी स्टूडेंट जो है इस क्लास को अपने फ्रेंड में ज़रूर शेयर करिएगा रोजाना की तरह। और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सभी सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा और घंटी को दबा ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एसएसटी की जो क्लास मिलेगा आपको भाई वो शाम को रोजाना जो है 7 बजे मिल जाएगा। ठीक है, 7 बजे आपको मिल जाएगा। ठीक, और टेलीग्राम से मत जुड़ना मत भूलिएगा। इसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और प्लेलिस्ट भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।